हे एवरीवन, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना प्रोटॉन एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इंस्ट्रूमेंट की फ़ोटो आप लोग गूगल पे अगर डालेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फ़ोटो होती है और इस वक्त मेरे लिए वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैं क्लियरली आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जो लोग जानते होंगे उनके लिए कोई शॉकिंग नहीं है, बट जो नहीं जानते होंगे उसको वो सुन के हल्का सा शॉक तो लगेगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, सबसे पहली चीज़, ये लगभग 3 कम हो गया, मेरे ख्याल से ये 4 से 5 करोड़ का आता है इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें अगर हम कोई सैंपल डालते हैं या इसमें हम कोई अपना रीडिंग अगर हम चाहते हैं किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना, तो इसमें सैंपल डालेंगे तो हमको हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर वो बताएगा। मतलब जो रीडिंग आएगी उसको नोट करेंगे, उससे हम अपना स्ट्रक्चर निकालेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट है तो इसको हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि भैया ख़राब हो जाएगा तो भर तो हम पाने वाले नहीं हैं। दूसरा कि ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता। बहुत इम्पॉर्टेंट लैब्स हैं, बड़ी बड़ी लैब, बल्कि उनमें ये इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, बट हर जगह तो नहीं मिलता। तो कुल मिला के इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। देखो, इंस्ट्रूमेंट में कुछ चीज़ें हैं, ब्लैक वाला मार्कर लेते हैं, उससे समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट का कुल मिला के मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने 400 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट लिया है, 400 मेगाहर्ट्ज़ वाला मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया है। इसका मतलब क्या है कि 400 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकंड, ठीक है। मतलब ये क्या है कि इतनी साइकिल्स पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतनी साइकिल्स उसमें इंस्ट्रूमेंट में होती हैं। इतनी साइकिल वो मतलब उसका जो प्रोसीजर है वो इतनी साइकिल्स के थ्रू होता है। तो जो कि ये अभी हम आगे जब पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा समझ में आएगा। मेन पॉइंट क्या है, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक, ग्राफ हम बना रहे तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं, उसके बाद ही तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 करके कुछ लिखते हैं, और फिर हम यहाँ पे उसी हिसाब से 2 4 6 8 जो भी हम लिखना चाहें, कुल मिला के हम एक रेफरेंस अपना ले लेते हैं भैया कि ये है 0। अब हमें 0 से शुरू करना है, इतनी बात होती है। और जैसे हम कोई कंपाउंड लेते हैं, मैंने कोई कंपाउंड लिया, अब मुझे बताना है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है कि कम है, मुझे ये बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगी, मैं पहले कोई एक रेफरेंस ले लूँगी। मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कन्फ्यूजन यही होती है। तो मैं पहले कोई एक रेफरेंस कंपाउंड ले लूँगी, ठीक है। अब मैं सपोज़ ये जो मैं कंपाउंड ली हूँ इसकी कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ आया, समझ में आ रहा है। उसके रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर रही है। उसके बाद मुझे अब बताना है, ये तो हमारा रेफरेंस हो गया। उसके बाद मैंने दो कंपाउंड ले लिए, ठीक है। या मान लो मैंने एक ही कंपाउंड लिया, ए ले लिया, और मुझे बताना है इसकी एनर्जी कम है ज़्यादा है। तो कैसे बताएंगे भैया, इसकी एनर्जी जाहिर सी बात है, हम कैसे बताएंगे, जैसे ये ए कंपाउंड है, इसको मैं बता रही हूँ, इस टाइप से मैंने ग्राफ बनाया। तो हमें ये पता है कि नॉर्मल जो एक जनरल कंडीशन पे ये ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम इसी से तो कंपेयर कर रहे हैं ना कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 होनी चाहिए, बट इसकी 4 पॉइंट समथिंग मतलब 5 आ रही है।
तो हम ऐसे ही तो कंपेयर करते हैं भैया। तो एक हमें रेफरेंस कंपाउंड की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से जब हम NMR पढ़ते हैं, NMR इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें भी हमें, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, NMR इंस्ट्रूमेंट में पीक्स आ रही हैं, पीक्स आ रही हैं, तो इसीलिए हमें एक रेफरेंस कंपाउंड की ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत क्यों पड़ी रेफरेंस कंपाउंड की? ताकि हम कंपेयर करा सकें कि वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है, कम है। हमें ज़ीरो भी मानने के लिए किसी वैल्यू को कुछ तो हमें, मतलब कोई तो कंपाउंड लेना पड़ेगा, सपोज़ जिसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही हो, है। जैसे देखो ये ग्राफ है, चल नहीं रहा, जैसे कोई एक कंपाउंड है उसकी पीक यहाँ आ रही है, ठीक है, और फिर ये हमारा रेफरेंस कंपाउंड है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना, एक हम रेफरेंस ले लेंगे कि, और इसको हम मान लेंगे, सपोज़ ये हमारा रेफरेंस, इसको हम मान लेंगे ज़ीरो, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे की रीडिंग यहाँ पे रखेंगे, 100, 200, इसको भी ज़ीरो मानेंगे, 1, 2, 3, 4 करके, तब हम आगे बढ़ेंगे। मतलब हमें स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट तो चाहिए होगा ना, कोई ना कोई रेफरेंस। तो इस रेफरेंस को पहले पढ़ते हैं। रेफरेंस क्या है हमारा? रेफरेंस जो कंपाउंड है, रेफरेंस कंपाउंड होता है TMS, विच इज़ फुल फॉर्म याद रखना, टेट्रा मिथाइल क्या है, सीलेन, टेट्रा मिथाइल सीलेन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, टेट्रा मिथाइल सीलेन, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस इन केस ऑफ NMR, ठीक है। जब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात होती है तब हम लोग TMS को एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, आप लोग इतनी देर से हाइड्रोजन वगैरह पढ़ के आ रहे हैं, A B C D जो भी है। अब ये सारे ही हाइड्रोजन जो हैं वो, ये भी A है, A है, A है, A है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी डाल लो, ये सारे के सारे हाइड्रोजन, मतलब 3, 6, 9, 12, ये 12 के 12 हाइड्रोजन जो हैं ये सेम सिग्नल देते हैं इंस्ट्रूमेंट में। ये 12 के 12 क्या देते हैं? सेम सिग्नल देते हैं, और इन सब की आती है एक सिंगल, इन सब की आती है एक सिंगल पीक, ठीक है। मतलब एक ऐसे स्ट्रेट, ऐसे एक सिंगल पीक आएगी इसकी, जब हम इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेके एक सिंगल पीक देता है। तो हमारे लिए एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या हुआ कि ये कंपाउंड किसी अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता, एक रीज़न ये हो गया। उसके बाद ये कंपाउंड किसी अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। और ये देखो, पहला इसके रीज़न्स याद कर लीजिए, जो बच्चे कंपटीशन में बैठेंगे उनके लिए तो ऑप्शनल में आएगा, मतलब क्वेश्चन। और दूसरा जो अपने BSc MSc वगैरह में होंगे उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटॉन NMR। वहाँ पे आपको लिखना तो पड़ेगा कॉपी में ना। तो पहला रीज़न क्या होता है कि ये इनर्ट होता है, मतलब किसी भी अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता। दूसरा मैंने बताया कि इसके सारे के सारे हाइड्रोजन, 12 के 12 हाइड्रोजन जो हैं वो सेम होते हैं और सेम सिग्नल देते हैं, सिंगल पीक देते हैं। दूसरा, ये वोलेटाइल होता है नेचर में। मतलब क्या है, हम जैसे कंपाउंड जब लेते हैं, सॉलिड भी ले रहे हैं, तो TMS को लेते हैं साथ में, मतलब TMS होता है प्लस हमारा कंपाउंड होता है जिसका हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो TMS जो है वो आपका वॉलेटाइल इन नेचर होता है। तो इसमें क्या होगा, रीडिंग वगैरह जब हमारी पूरी हो जाएगी तो हम इसको ऐसे ही नॉर्मल किसी जैसे हम पेट्री डिश वगैरह में रख देंगे, तो ये लिक्विड फॉर्म में
वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमें हमारा नीचे सॉलिड, जैसे ये पेट्री डिश है हमने रख दिया, तो ये पूरा का पूरा टीएमएस इवेपोरेट होके हमें नीचे सॉलिड हमारा कंपाउंड वापस से मिल जाता है। हम इस कंपाउंड को फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपने बाकी के कामों के लिए। तो ये भी एक इसका फ़ायदा होता है इसको यूज़ करने का। उसके बाद एक और इसका फ़ायदा होता है कि इसकी जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम आती है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे ही समझो। जैसे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये वाली वैल्यूज़ जो होती हैं ये सारी की सारी किसकी होती हैं भैया? डेल्टा की वैल्यू होती हैं, जो ऐसे बढ़ती हैं। और इसका डेल्टा जो है वो बहुत ही कम आता है, मतलब इसकी जो पीक है वो इधर ही कहीं आ जाती है। तो जो हम सैंपल ले रहे हैं उसकी पीक्स इधर इधर इधर, मतलब ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं आएगी। तो ये पीक एकदम अलग से यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे हम इसको ज़ीरो अज्यूम करके अपना हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, ये मिक्स नहीं होती अदर पीक के साथ। सब मान लो यहाँ ना आके अगर ये पीक इधर ही आती तो ये दोनों पीक में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता ना कि टीएमएस की कौन सी है, कंपाउंड की कौन सी है। तो एक तो ये भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है टीएमएस का। और रिएक्ट नहीं करता है, मैंने आपको बताया है। ऊपर से इसका एक और रीज़न है कि हमें इसके साथ सैंपल जो है वो काफ़ी, एनएमआर में हमें जो सैंपल है वो बहुत ही लो अमाउंट में लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ रीज़न्स हैं टीएमएस को लेने के। अब टीएमएस की अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था जैसे 800 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? 800 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ग्राफ को हम समझते हैं अब कि इसका रीडिंग कैसे आती है। ग्राफ नहीं, मतलब रीडिंग कैसे आती है, पीक्स वगैरह कैसे इसकी दिखती हैं हमें, वो हम समझते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, प्रॉब्लम यही होती है कभी कभी। इस टाइप का इसका कुछ ग्राफ होता है। देखिए, टीएमएस की जो रीडिंग आती है वो आपको एकदम यहीं मिल जाएगी। जो हम टीएमएस लिए हैं उसकी जो रीडिंग है वो आपको एकदम यहीं मिल जाएगी स्टार्टिंग में ही। तो इसकी रीडिंग जो होती है इसको हम लोग ज़ीरो अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे केमिकल डेल्टा जो होता है, डेल्टा को बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, जो कि ppm में लिया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में जिसकी रीडिंग को हम लेते हैं। और जैसे सपोज सिंपल से बात 100 की बात करते हैं, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी। इंस्ट्रूमेंट पूरा लिख लेना तुम लोग, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है ये, मान लो हमने लिया है 100 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, और इसकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो हो गई फ्रीक्वेंसी, इसको जब हम निकालते हैं तो 100, मैंने आपको अभी बताया, 100 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ज़ीरो हमें समझ में आ गया कि हमारा रेफरेंस हमने ले लिया, ये ज़ीरो है इसकी वैल्यू। अब हम इससे कंपेयर करके बाकी की अपना जो स्ट्रक्चर है बाकी कंपाउंड का वो फाइंड आउट करेंगे उसकी पीक्स को कंपेयर करते हुए। ठीक है, तो ये कैसे होगा? इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी बताई मैंने, जो मैंने ये लिखा है प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, ये होती है इस साइड ऊपर की तरफ प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, ये वाली लाइन केमिकल शिफ्ट की हो गई। अब इसमें प्लॉट करते हैं नंबर्स। देखो केमिकल शिफ्ट कैसे चलेगा हमारा, ज़ीरो तो ये था ही, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक हम चले आए। उसके बाद ये क्योंकि 100 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट है तो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी आपकी जो बनेगी वो बनेगी, इसको समझिएगा, 100
यहाँ पे इसी के बराबर बराबर रहेगा। 3 यहाँ, 4 यहाँ पे, 5 और यहाँ पे। अब इसमें एंट्रीज कौन सी प्लॉट होंगी, तो प्लॉट क्या होंगी, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। थोड़ा हाथ ऐसा करके लिखने की वजह से क्लियर नहीं हो रहा, बट 100 मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। ये इसकी एंट्री होती है। ये मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी, ये प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, ये आपकी केमिकल शिफ्ट। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है, तो यहीं पे हम लोग क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। जैसे आप ये समझिए कि फॉर्मूला, इतना समझ में आ गया ना। आप फॉर्मूले पे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, नीचे ऊपर बराबर थी कि नहीं भाई, जो यहाँ पे 1 लिख रहे थे तो इसी के ऊपर तो हम 100 भी लिख रहे थे कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले। तो इन दोनों, ये दोनों बराबर, और इसके नीचे जो आता है आपका इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये होती है मेगाहर्ट्ज़ में। ये जो होती है डेल्टा, डेल्टा आपकी वैल्यू हो गई पीपीएम में, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज़ में। प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज़ में होती है, ठीक है। और ये कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। मेगाहर्ट्ज़ में लिखते हैं, बट इसको हर्ट्ज़ में चेंज करके, जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, बोलेगा या तो मेगाहर्ट्ज़ में निकाल लो चाहे हर्ट्ज़ में निकाल लो, जिसमें भी होगा। हर्ट्ज़ में मैंने चेंज करना बताया ही है, 10⁻⁻6 पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब एक जैसे सिंपल क्वेश्चन, जैसे मान लो कि हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें तो जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है डेल्टा की वैल्यू 4 है, बट अगर, और ये क्या है, 100 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि आपको ये वैल्यू दिए, ये दिए, बट डेल्टा नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है 400 हर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद आपकी इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है 100 मेगाहर्ट्ज़, दी है कि नहीं, 100 मेगाहर्ट्ज़ दी हुई है, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे कैसे, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है हमारा। देखो, सबसे पहली चीज़ इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब हर्ट्ज़ वगैरह में चेंज करके, तो वो निकलेगा, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम हम यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, कि प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में निकाली कैसे जाती है। पहले तो यही पता होना चाहिए, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, इसको निकालने के लिए जो तरीका है हर्ट्ज़ में इसको हम निकालते कैसे हैं ये देखते हैं। ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये डेल्टा है, ये हमारी प्रिसिजनल है फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी इंस्ट्रूमेंट की। तो मैंने अभी बताया था कि जब डेल्टा निकालना होता है तो ऊपर लिखते हैं हम प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे अब सपोज़ हमें ये निकालनी है प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, और हमें ये पता है कि हमारी इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, 100 मेगाहर्ट्ज़, इतनी है, 100 मेगाहर्ट्ज़ है। अब हम निकालेंगे कैसे, ये हमें प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो जैसे कोई सैंपल है, पहले इसकी रीडिंग बनाते हैं। हमें ये पता है, और डेल्टा की वैल्यू भी हमें दी हुई है। डेल्टा की वैल्यू हमें दी है, मान लो 3, यहाँ पे कोई रीडिंग आ रही है, डेल्टा की वैल्यू हमें दी हुई है 3। तो अब सिंपली हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, 300
जब आपका आंसर आ रहा है तो ये है हमारा प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी। तो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी भी यहाँ कहीं, ये थोड़ा सा निशान अलग लग गया है, तो यहाँ कहीं हमारी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी आएगी। तो 3 ही बात है, एक आपका है डेल्टा, एक है प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, एक है आपका इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी। कोई 2 चीज़ आपको एग्ज़ाम में देगा, तीसरी पूछ लेगा, ठीक है। और मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि ये प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, हाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए। जैसे प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, जब 100 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं तो ये निकालेंगे कैसे, 100 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 100 हर्ट्ज़ में जब चेंज करना होगा तो प्लस 100 हमें करना पड़ेगा। ये कौन सी वाली की मैं बात कर रही हूँ, जो हम ऊपर बनाए थे ना, यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज़ लिखे हैं, ये हमारा 0 है, ये हमारा 100 है, यहाँ पे वैल्यू 1 2 करके है, यहाँ 200 करके है। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, ये हर्ट्ज़ में कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।